कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अपर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पिछले वीडियो में हमने लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में डील किया था। तो अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में जाने से पहले लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट का रिवीजन बनता तो है, तभी तो हमें अच्छा से रिवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाने से पहले ये जान लेते हैं कि हमें अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या पढ़ना है और लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या पढ़ना है। लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट में मेनली हम वेजाइना और एक्टो सर्विक्स के बारे में पढ़ेंगे, और अपर ट्रैक में इंडो सर्विक्स, इंडोमेट्रियम, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं एक्टो सर्विस के नीचे लोअर जेनाइटल ट्रैक है और एक्टो सर्विस के ऊपर अपर जेनाइटल ट्रैक है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले वेजाइना का। तो वेजाइना, इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। इसके थ्रू ही इंटरकोर्स होता है, हमारा स्पर्म इंटर करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ये जो हमारा वेजाइना है ना, इसका एक अपना ही नेचुरल डिफेंस फिनोमिना होता है। ये अपने आप अपना जो पीएच है ना, वो क्या करता है, एसिडिक रखता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री ये रोक सके। ठीक है, लेकिन एक जो है जिसके कारण क्या होता है, वो लो पीएच में भी ये उसका ग्रोथ अच्छा होता है। तो वो क्या है, कैंडिडियासिस। तो पहले यहाँ पे जाने के पहले मान लीजिए कि एसिडिक मीडियम में है, फिर भी इसमें इन्फेक्शन हो गया। तो अगर वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, वेजिनाइटिस। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन इन वेजाइना। तो ये मेनली होता किस 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 से है, तो मेनली इसमें 3 के बारे में हम डील करेंगे। एक तो होगा कैंडिडियासिस, दूसरा बैक्टीरियल वैगिनोसिस, और तीसरा ट्राइकोमोनियासिस। ये तीनों मेनली वेजाइनल इन्फेक्शन में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, जो मेनली कैंडिडियासिस है ना, वो एसिडिक मीडियम में बढ़ता है। ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे तीनों को लिख देते हैं, कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वैगिनोसिस और ट्राइकोमोनियासिस। जो हमारा कैंडिडियासिस है वो एसिडिक मीडियम में भी डेवलप्ड हो जाता है, लेकिन जो बैक्टीरियल वैगिनोसिस है और जो ये ट्राइकोमोनियासिस है वो अल्कलाइन मीडियम में होता है। तो बैक्टीरियल वैगिनोसिस pH 7 से ज़्यादा होगा तब होगा। ट्राइकोमोनियासिस 5.5 से 6 के बीच में होगा, और जो हमारा कैंडिडियासिस है वो 4 से 5 के बीच में एसिडिक मीडियम में वो डेवलप्ड करेगा। तो एसिडिक मीडियम से तो हम तीनों को डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, अब एक पढ़ना होगा हमें एमसेल क्राइटेरिया। कौन सा, एमसेल क्राइटेरिया। ये क्या होता है, क्राइटेरिया, ये क्या होता है, ये यूजफुल होता है डायग्नोसिस के लिए बैक्टीरियल वैगिनोसिस के। बैक्टीरियल वैगिनोसिस को डायग्नोसिस के लिए हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं, एमसेल क्राइटेरिया। इसमें मेनली हम ये देखते हैं कि जैसे कि पहले कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि क्रीमी डिस्चार्ज। ठीक है, बीफ टेस्ट पॉजिटिव है, क्या बीफ टेस्ट पॉजिटिव हो, फीसी ऑर्डर हो या क्लू सेल हो, इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो ही कहलाएगा बैक्टीरियल वैगिनोसिस, और इसी को हम कहते हैं एमसेल क्राइटेरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों को डिफ्रेंशिएट करना। इधर कैंडिडियासिस लिख देती हूँ, यहाँ पर बैक्टीरियल वैगिनोसिस और यहाँ पर ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, मेनली जो कैंडिडियासिस होता है वो फंगाई के कारण होता है। कौन सा फंगाई, तो डाइमॉर्फिक फंगाई, जो मेनली ब्लास्टोस्पेर होता है, पूरे में स्प्रेड करता है, और माइसीलिया के थ्रू वो इन्वेशन या एडेरेंस मतलब सटता है, किसके थ्रू, माइसेलिया के थ्रू। ठीक है, बैक्टीरियल वैगिनोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण, तो हेमोफिलस वैगिनालिस और गार्डेनेला वैगिनालिस। ठीक है, अगर नॉर्मल पूछा जाए कि नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा पाया जाता है हमारे वेजाइना में, तो वो होता है लैक्टोबैसिली। ट्राइकोमोनियासिस में किसके कारण होगा, तो ट्राइकोमोना के कारण होता है। ये एक फ्लाजिलेटेड, ट्राइकोमोनियासिस में क्या है, फ्लाजिलेटेड
प्रोटोजोआ पाया जाता है। फ्लैजिलेटेड कहने का क्या मतलब है, ये मोटाइल होगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होगा, क्योंकि वो पूरा घूमेगा ना, पूरा फ्लैजिलेटेड होने के कारण तो बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होगा। चलिए, ये इन तीनों का तो एजेंट बता दिए, अब चलिए बताते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। इसके सिम्टम, तो जो कैंडिडियासिस है ना, तो कैंडी ऐसे याद कर सकते हैं, कैंडी कैसा है, तो कदी वाइट कैंडी है, ठीक है। और उसमें क्या होया हुआ है, मेनली पेटीसी पाया जा गया है, क्या, PETECHIA। फिर से कैंडी वाइट डिस्चार्ज होता है, प्लैक्यू देखने को मिलता है वेजाइनल वॉल पे, ठीक है। वेजाइनल वॉल को रिमूव करेंगे ना तो प्लैक्यू देखने को मिलेगा, जिसको हम पेटीसी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब बैक्टीरियल वैगिनोसिस करेंगे तो इसमें क्रीमी डिस्चार्ज होता है, क्रीम कलर का डिस्चार्ज होता है। बीफ टेस्ट पॉजिटिव होता है, 10% KOH टेस्ट करेंगे, मतलब बीफ टेस्ट किया कैसे जाता है, तो जो सेक्रिएशन है ना, इसमें कौन सा टेस्ट करेंगे, बीफ टेस्ट। ये कैसे करेंगे, जो सेक्रिएशन डिस्चार्ज नहीं कर रहा है उस पर 10% KOH देखेंगे और अमाइंस डालेंगे। तो अगर मिल गया बैक्टीरियल वैगिनोसिस का बैक्टीरिया, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव बीफ टेस्ट है। और इसमें फीसी ऑडर स्मेल करता है, ठीक है। और ट्राइकोमोनियासिस में क्या होता है, ईचिंग होता है, और जो हमारा वेजाइना है वो स्ट्रॉबेरी कलर का हो जाता है, ठीक है। इसलिए स्ट्रॉबेरी वेजाइना भी इसमें को कहते हैं। इसमें डिस्चार्ज कैसा होता है ट्राइकोमोनियासिस में, तो ऐसे याद रख लीजिए, ग्रीन टी से ट्री हो जाएगा, ग्रीन डिस्चार्ज होता है, या इसमें फेना वाला डिस्चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं फिर से कैंडिडियासिस में। तो कैंडिडियासिस का अभी तक क्या पढ़ा है कि ये फंजाई के कारण होता है, ब्लास्टोस्पोर के कारण ये स्प्रेड करता है, और माइसीरिया के कारण ये एधेशन होता है। इसका डिस्चार्ज कर्दी वाइट होता है, और इसको जब रिमूव करेंगे वेजाइनल वॉल को तो प्लैक्यूम मिलेगा, ठीक है। अगर जब प्यूराइटिस की बात करें तो ये कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड दो बात में डिवाइड होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड की बात करेंगे तो अनकॉम्प्लिकेटेड में मेनली नॉर्मल वुमेन में देखा जाएगा। इसका प्रोग्नोसिस हम सही से कर सकते हैं, मतलब कि गुड प्रोग्नोसिस है। और ये मेनली एल्विकन्स में मिलते हैं, किन में, एल्विकन्स। कॉम्प्लिकेटेड जो कैंडिडियासिस है ये मेनली इम्यूनोसप्रेस्ड में देखने को मिलेगा, या इम्यूनो कंप्रेस, जैसे कि किसी को HIV होया हुआ है, डायबिटीज मेलिटस, TB, या कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है। ये बार बार होता है, सीवियर होता है, और ये नॉन एल्विकेंस में होता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो एजोल देंगे, ओरल फ्लुकोनाजोल देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को किया जाता है। अब आते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हेमोफिलस वेजिनालिस या गार्डेनेला वेजिनालिस भी कहलाता है। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो क्रीमी, तो ऐसे याद रखिए, वेजाइना कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है, इसलिए क्रीमी डिस्चार्ज होता है। कैंडी कैसा होता है, तो हम कद का कैंडी बनाते हैं, ठीक है। जब बैक्टीरियल वेगिनोसिस में का बीफ टेस्ट करेंगे तब पॉजिटिव होगा। इसका एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें फीसी ऑर्डर आएगा, ऐसा लगेगा कि फीस का बन रहा है। इसमें क्लूज सेल मिलेंगे। क्लूज सेल मेनली कैसा होता है, तो वेजाइनल एपिथेलियम में इम्बेडेड होता है, इसमें कोई भी पुराइटिस नहीं होगा। तो बैक्टीरियल वेगिनोसिस और ट्राइकोमोनियासिस को आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्मेल तो आ रहा है, डिस्चार्ज भी आ रहा है, लेकिन कोई भी ईचिंग नहीं हो रहा है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मेट्रोनिडाजोल। और ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सिर्फ वुमेन को ट्रीट करेंगे, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके सेक्सुअल पार्टनर को ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से नहीं होता है। ट्राइकोमोनियासिस फ्लैजिलेटेड है, इधर उधर मूव करता है, बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होता है इसमें। और ये कैसा इसमें वेजाइना बन जाता है, स्ट्रॉबेरी कलर का डिस्चार्ज, तो ग्रीनिश येलो फ्लोटी डिस्चार्ज होता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो मेट्रोनिडाजेल, और इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों का ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है। अब पूछेगा मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस कौन सा है इन तीनों में, तो बैक्टीरियल वेगिनोसिस। बैक्टीरियल वेगिनोसिस कैन कॉज, इसके कारण क्या हो सकता है, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी हो सकता है, कोरियो एमनियोनाइटिस भी हो सकता है,
जो मेनली प्रेगनेंसी में देखा जाएगा। इसके कारण एबॉर्शन हो सकता है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकता है, पुरप्यूरस सेप्सिस हो सकता है। ठीक है। बीफ टेस्ट पॉजिटिव के लिए है? तो ट्राइकोमोनियासिस के लिए। बीफ टेस्ट मतलब कि एक तो बैक्टीरियल वेगिनोसिस में ये पॉजिटिव होता ही है, ट्राइकोमोनियासिस में भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। लेकिन क्लासिकली मेनली बैक्टीरियल वेगिनोसिस के लिए भी होता है। अगर पूछेगा ट्रीटमेंट ऑफ मेल पार्टनर ऑल्सो इन, किसमें मेल पार्टनर का ट्रीटमेंट जरूरी है? तो बैक्टीरियल वेगिनोसिस को छोड़ के दोनों। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो डिस्चार्ज के कारण हमने पढ़ा। अब लेसन के कारण कैसे कहाँ कहाँ होता है? तो अब लेसन भी दो तरह का पढ़े थे, पेनलेस, पेनफुल। पेनलेस में मेनली क्या कौन कौन सा आता था? तो आता था मेनली, अब पेनलेस कौन सा है और पेनफुल कौन सा है? तो मेनली जेनाइटल अल्सर आप कहते हैं इसको। तो इधर लिख देती हूँ पेनलेस। पहले पेनलेस के बारे में जानते हैं। पेनलेस मेनली होता है साइफिलिस और एलजीवी और दोनों वैनोसिस। अलग से लिख देती हूँ, दोनों वैनोसिस। ठीक है। ये तीनों क्या है? पेनलेस है। और पेनफुल में सिर्फ दो आता है, जेनाइटल हर्पिस और कैनक्रोआइड। ये दोनों क्या में आता है? पेनफुल में आता है। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। साइफिलिस है ना, ये मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। क्या है? साइफिलिस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। ठीक है। ये सभी वुमन में होता है जिसको जेनाइटल अल्सर होता है। किसके कारण ये होता है? तो ये होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम के कारण। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, वो 9 से 90 दिन होता है। आपको मेनली प्रेजेंटेशन में क्या देखना होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी साइफिलिस। जो प्राइमरी साइफिलिस है ना, वो मेनली 3 से इन्फेक्शन होने के बाद मेनली 3 से 6 वीक तक रहता है। इसमें आपको कैंक्री देखने को मिलेगा। प्राइमरी में क्या देखने को मिलेगा? कैंक्री। अब ये कैंक्री क्या होता है? ये पेनलेस जेनाइटल अल्सर होता है, दर्द नहीं करेगा। ठीक है। और इंग्यूनल लिम्फ एडिनोपैथी, जो इंग्यूनल में लिम्फ नोड है ना, उसमें पैथी मिलेगा। पैथी मतलब डिजीज। मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? तो सर्विक्स। मेनली सर्विक्स मोस्ट कॉमन साइट होता है और ये एसिम्टोमेटिक होता है क्योंकि ये पेनलेस है। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट ना करें तो ये कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ दिन या वीक में। सेकेंडरी साइफिलिस कब आता है? तो ये पहला, जो प्राइमरी साइफिलिस ख़त्म हो जाता है उसके 6 मंथ के बाद मेनली ये सेकेंडरी साइफिलिस देखने को मिलता है। और इसमें क्या साइन है? तो इसमें मेनली रैश, फीवर, जॉइंट पेन, कॉन्डिलोमा लाटा, वाट लाइक लेसन और इराइटिस, इरिस में इन्फ्लामेशन और हेपाटाइटिस देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस मेनली किया जाता है FTA से। अब ये FTA क्या है? तो फ्लोरोसेंस ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है। और क्या से करेंगे? तो सेलाइन यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मेनली है IM पेनिसिलिन। क्या है? IM पेनिसिलिन। और इसमें मेनली पार्टनर को भी किया जाता है ट्रीट। ठीक है। एक समझ में आ गया क्यों पार्टनर को ट्रीट किया जाता है? क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक दूसरे से फैलने का खतरा है। दूसरा में हम क्या पढ़ेंगे? कैनक्रोआइड। अब ये क्या था? याद कीजिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जेनाइटल अल्सर है। ये किसके कारण होता है? हेमोफिलस डुक्रेई। अगर इस याद ना रहे तो सिर्फ क्रे क्या होता है? क्राई मतलब क्या होगा? पेन करेगा तभी तो क्राई करेगा ना। तो इससे भी याद कर सकते हैं कि ये पेनफुल जेनाइटल अल्सर में होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन होता है। ये मेनली HIV जिसको इन्फेक्शन होया हुआ है ना, उसमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग, तो पेनफुल अल्सर होगा। कहाँ कहाँ होगा? तो वेजाइना, सर्विक्स, ये सब में होगा। इसमें फॉल डिस्चार्ज भी आपको मिलेगा। ठीक है।
इसमें मेनली पेनफुल इंग्यूनल एडिनाइटिस विथ इराइथेमा देखने को मिलेगा। लेबोरेटरी फाइंडिंग सिफिलिस को सबसे पहले रूल आउट करने के लिए लेबोरेटरी फाइंडिंग देखते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादा है, ज़रूरी है करना, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं और क्या देते हैं, सेफ्ट्रियाजोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। चलिए, हर्पीस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये मेनली डीएनए वायरस हर्पीस के कारण होता है। कौन सा, टाइप 2 और टाइप 1। टाइप 2 और टाइप 1 में क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बोदी है, ठीक है, तो वेस्ट के नीचे जो होगा उसको कहेंगे टाइप 2 और वेस्ट के ऊपर जो होगा वो टाइप 1 में ऐसे कह सकते हैं। जो हर्पीस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन के लिए होता है। ये सबसे पहले अटैक करता है कैसे, तो पेन होता है इसमें, वुल्वाइटिस, इन्फ्लामेशन इन वुल्वा, अल्सरेशन देखने को मिलता है, लिम्फेडिनोपैथी, डिस्चार्ज, लेकिन ये अपने आप 3 से 4 वीक के बाद रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण कभी कभी सेकेंडरी सेक्सुअल रेडिकुलोमाइलोपैथी या मेनिंजाइटिस होने का डर है, ठीक है। ये दोबारा कब हो जाएगा, तो स्ट्रेस, सेक्स और मेंस्ट्रुएशन के कारण ये रीअकरेंस हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो स्वैब से, किससे, SWAB, स्वैब से हम इसका डायग्नोसिस करेंगे। और सीरम सीरम एंटी HSV एंटीबॉडी इसमें क्या होता है, इंक्रीज होया हुआ रहता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो एसाइक्लोविल देंगे, क्योंकि ये मेनली जेनाइटल हर्पिस के कारण होता है और वायरस है, तो एसाइक्लोविल देंगे। कंडोम यूज करेंगे, ठीक है, अगर किसी को भी जेनाइटल हर्पिस का क्या हो, हिस्ट्री हो। गोनोरिया, क्या, गोनोरिया, ये गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन होता है। इसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, जो 50% वुमेन होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन जो 15% होती है ना, उनमें मेनली एक्यूट ऑनसेट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज देखने को मिलता है। उसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या देखिएगा, तो इसमें मेनली डायग्नोसिस में आपको ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस मिलेगा, ठीक है। मेनली कहाँ कहाँ ये होता है, क्या में किया जाता है, तो सर्विक्स, यूरेथ्रा या रेक्टल स्वैब से करते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट हम करेंगे 3rd जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन प्लस एजिथ्रोमाइसिन। क्लैमीडिया भी वायरस है, वायरस के कारण होता है। इसमें मेनली आप 4 तरह का क्लैमीडिया देखिएगा। क्लैमीडिया 4 तरह का स्पीसीज होता है, तो चलिए चारों तरफ के स्पीसीज को डील कर लेते हैं। एक होता है क्लैमीडिया, कौन सा, ट्रैकोमैटिस, दूसरा होता है क्लैमीडिया सीतासी हमेशा बर्ड के लिए यूज होता है, ठीक है। तीसरा होता है क्लैमीडिया न्यूमोनिया, ठीक है। चौथा क्या होता है, क्लैमीडिया पिकोरम, ठीक है। ये 4 तरह का क्लैमीडिया होता है। इसका जो सेरोटाइप है, मेनली जो क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस है, इसका सेरोटाइप है। इससे क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सेरोटाइप A और C के कारण मेनली आपको कंजक्टिवा देखने को मिलेगा, जिसके कारण ट्राकोमा होता है, कंजक्टिवा कॉजिंग ट्राकोमा, ठीक है। D से के सेरोटाइप में क्या मिलेगा, तो जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम मिलेगा, ठीक है, मतलब जेनाइटल और यूरिनरी पाथ में सिम्टम देखने को मिलेगा। L1 से L3 में क्या मिलेगा, तो इसमें मेनली अभी जो बोले थे ना, LGV लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका हम ट्रीटमेंट, ये डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पाप स्मीयर से डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसमें मेनली इसका डायग्नोसिस एल्सा डिटेक्शन से भी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी के द्वारा भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो ट्रीटमेंट में आप मेनली क्या कीजिएगा, तो इसमें आप डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, उसके साथ साथ
इजिथ्रोमाइसिन, लेकिन प्रेगनेंसी के समय में डॉक्सीसाइक्लिन अवॉइड किया जाता है। इजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। पार्टनर का भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ठीक है, अब एक और क्या है, ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास ये तो डिस्चार्ज में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। HIV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में होता है। ये मेनली इम्यूनो कॉम्प्रेस पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लोअर कप समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं अपर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें जो सबसे पहले है वो है इंडोमेट्रियोसिस। क्या है? इंडोमेट्रियोसिस मतलब कि आपको पता है जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? यूट्रस वाला पार्ट है। इसमें मेनली 3 लेयर होते हैं, इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर को कहा जाता है इंडोमेट्रियम, बीच वाला को कहा जाता है मायोमेट्रियम, और जो सबसे आउटर में होता है उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम। तो जो इन्फ्लामेशन हुआ है इंडोमेट्रियम में, जो इन्फ्लामेशन होता है उसी को हम कहते हैं इंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं इन्फेक्शन इन द यूट्राइन लाइन। इंडोमेट्रियासिस, इसमें मेरे जितना मैंने पढ़ा है ना उसके बेसिस पे ये एक ऐसा डिजीज है। पहले नॉर्मल फिनोमेना जानना पड़ेगा। नॉर्मल फिनोमेना में क्या होता है? ये हमारा मान लीजिए कि यूट्रस है, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर हमारा ओवरी होता है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है नॉर्मल फिनोमेना में, जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड होता है उसके लिए हमारा जो इंडोमेट्रियम है, जो इनर लाइनिंग होता है यूट्रस का, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है और ठीक करता है ताकि हमारा जो जाइगोट है यहाँ पर आके इम्प्लांट कर सके। मान लीजिए कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, हमारा इंडोमेट्रियम धीरे धीरे छेद करके बाहर की ओर वेजाइना से निकल जाता है। लेकिन इंडोमेट्रियासिस में क्या होता है, ये जो इंडोमेट्रियम है वो बाहर निकलने के बजाय रेट्रोग्रेड अपोजिट चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ चला जाता है, कभी कभी ओवरी में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें इसके कारण क्या होता है, पेल्विक पेन होता है। या अदर वर्ड में कह सकते हैं ना कि ये जो इंडोमेट्रियम है इसका जो फंक्शन है या ये थिन टिश्यू है ये ओवरी में चला जाता है, कभी कभी इंटेस्टाइन में चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। इसके कारण होता कब है, जैसे हमारा इंडोमेट्रियम वर्क करता है वैसे ही वो जो टिश्यू चला गया वो वर्क करेगा। मतलब कि हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, फिर वो अपने आप को सेड ऑफ करेगा। इसके कारण क्या होता है, ऐसे तो हमारा अगर यूट्रस में हुआ तो वेजाइना के थ्रू ब्लड बाहर आ जाता है, लेकिन वो ब्लड बाहर नहीं आ पाता है। इसके कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल के समय में बहुत ही ज़्यादा पेल्विक पेन होता है। ठीक है, जब आप बाथरूम करने जाइएगा तो भी बहुत ज़्यादा पेन होगा और आपको डिस्कम्फर्ट फील होंगे, और ये मेनली फीमेल में होता है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज क्या है, तो एक परसेंटेज में पता चला कि ज़्यादा वुमेन मेनली पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से सस्पेक्टेड होती है। ठीक है, तो सबको क्या किया गया, लेप्रोस्कोपी किया गया, इंडोमेट्रियल बायोप्सी किया गया, और 43 जो है उनको ना ही इंडोमेट्रियोसिस था और ना ही सेल्फिंजाइटिस था। सेल्फिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन फैलोपियन ट्यूब, और 26 पेशेंट को सिर्फ आइसोलेटेड इंडोमेट्रियासिस था, और 83 को क्या था, एक्यूट सेल्फिंजाइटिस था। तो इस तरह से हम ये किए थे। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, डॉचिंग इन द लास्ट 30 डेज। एक और चीज़, ये जो मेनली होता है ना इंडोमेट्रियासिस, ये मेनली फर्टिलिटी पीरियड में होता है। मतलब कि जैसे कि वुमन प्रेग्नेंट होती है ना उस पीरियड में 13 साल से अप्रॉक्स 45 ईयर्स तक होता है, जितना दिन तक मेनली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ठीक है, अभी डॉचिंग मतलब होता है कि जैसे कि कोई वुमेन होती है ना, वो अपने वेजाइना पार्ट को या तो डॉचिंग वाला जो कॉस्मेटिक आता है उससे वॉश करती है, या पानी से वॉश करती है, कोई विनेगर से भी वॉश करती है, कोई बेकिंग वाटर से वॉश करती है, तो वो
रिस्क फैक्टर हमारा हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस के लिए, या कोई हाल में क्या की है इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज की है, या मेनिस्ट्रुअल साइकिल के समय डॉचिंग किए हैं, तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है एंडोमेट्रियासिस का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, जब आप दो फिंगर मेनली जो होता है गायनोकोलॉजी में, जब वो फिंगर इंस्पेक्शन के लिए आप डालिएगा ना वेजाइना के अंदर, और सर्विक्स में जब आप मोशन कीजिएगा तो टेंडरनेस फील होगा। ठीक है, जब फिंगर को हम मोशन करेंगे ना तो सर्विक्स में टेंडरनेस फील होता है, उसी को कहते हैं सर्विकल मोशन टेंडरनेस। रिवॉन्ड मतलब जब रिवॉन्डिंग पेन फील होगा और फीवर भी आएंगे। ठीक है, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। मेनली डिफ्यूज लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल मेनली कहाँ दिखेगा, तो एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा में या स्ट्रोमल नेक्रोसिस में ये देखने को मिलता है। एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म या डिजीज, क्या ये ऑर्गेनिज्म और डिजीज के कारण भी होता है? हाँ, किसके किसके कारण, तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, एन गोनेरिया, एम जेनेटाइलम, टी वैगिनालिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस और म्यूकोपुरुलेंस सर्विसाइटिस के कारण भी ये होता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट में हम सेफ्ट्रियाजोन 250 mg इंट्रामेस्कुलर सिंगल डोज, सेफोक्सिटीन 2 ग्राम इंट्रामेस्कुलर सिंगल डोज, या प्रोविनिसिड 1 ग्राम पोस्ट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन करेंट्रीन सिंगल डोज। ठीक है, पेरेंटल हम 3rd जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं, देना भी ज़रूरी नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, और मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, अब एक टर्म सेक्यूली, इसका मतलब क्या होता है, तो ऐसे नॉर्मल में अगर देखेंगे मेडिकल टर्म में तो इसका मतलब होता है पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, उसके कारण असर। तो इसमें मेनली है कि जो क्लिनिकली सस्पेक्टेड माइल्ड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है उनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका स्टैंडर्ड एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी से, या जिनको एंडोमेट्रियासिस या अपर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये मेनली रिप्रोडक्टिव मॉर्बिडिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। मॉर्बिडिटी कहने का क्या मतलब है, सिकनेस बीमारी। ठीक है, चलिए अब आते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहने का क्या मतलब है, मेनली इन्फेक्शन होता है अपर जेनिटल ट्रैक्ट। अपर जेनिटल ट्रैक्ट कहने का क्या मतलब है, एक्टो सर्विक्स के ऊपर, लेकिन ये नहीं एसोसिएटेड होता है प्रेगनेंसी और इंट्रापेरिटोनियल पेल्विक ऑपरेशन से। इसमें मेनली आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इसमें इंडोमेट्रियासिस जो अभी पढ़ चुके हैं, इंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन, ओविडक्ट में इन्फ्लामेशन जिसको सल्पिंजाइटिस कहते हैं, ओवरी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जिसको ऊफोराइटिस कहते हैं, यूट्राइन वॉल में जिसको मायोमेट्रियासिस कहते हैं, यूट्राइन सेरोसा या ब्रोड लिगामेंट में इन्फ्लामेशन जिसको पारामेट्रियासिस कहते हैं, और पेल्विक पेरिटोनियम। मेनली पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में इतने टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो इंडोमेट्रियम के बारे में तो पढ़ लिए, बाकी एक करके डील करेंगे। सल्पिंजाइटिस, क्या सल्पिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द फ्लैपियन ट्यूब, और इसका फ्लैपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, ओविडक्ट। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो सल्पिंजाइटिस है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। ये इन्फ्लामेशन होता क्यों है, तो इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज हो जाता है फीमेल के इनफर्टाइल होने का, बांझ होने का। ये किसके टाइप के अंदर आता है, अभी क्या पढ़ रहे थे, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के टाइप के अंदर आता है। ये सल्पिंजाइटिस है ना, ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है हाइड्रोसल्पिंजाइटिस और दूसरा होता है पायोसल्पिंजाइटिस। हाइड्रोसल्पिंजाइटिस मतलब कि हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें पानी भर गया है, पायो मतलब कि किसी इन्फेक्शन ये सब के कारण क्या हो गया है, पस भर गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ सल्पिंजाइटिस। मेनली टाइप में बात करेंगे तो 2 टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट सल्पिंजाइटिस और क्रोनिक सल्पिंजाइटिस। तो एक्यूट सल्पिंजाइटिस क्या होता है, ये इसमें मिले एक्यूट क्या कहने का मतलब है, थोड़े समय के लिए होता है। इसमें हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है ना, लिख देती हूँ, एक्यूट, ये थोड़े समय के लिए होता है। इसमें हमारा फैलोपियन ट्यूब
रेड हो जाता है, फूल जाता है और उसमें वो क्या करने लगता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड सिक्रिएट करने लगता है, जिसके कारण ट्यूब क्या हो जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्रोनिक। क्रोनिक में क्या होता है, तो क्रोनिक लिख देती हूँ, क्रोनिक। क्रोनिक सल्फिंजाइटिस में क्या होता है, ये मेनली माइल्डर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब कि एक्यूट सल्फिंजाइटिस के बाद आएगा। ये ज़्यादा दिन तक रहता है और इसमें कुछ और भी सिम्टम दिखते हैं। ठीक है, कॉजेज और रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर और कॉजेज में सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि गोनेरिया, क्लैमीडिया, एब्डोमेन में इन्फेक्शन, अगर पहले से किसी कोई प्रोसीजर हो चुका है इंट्रायूटेराइन डिवाइस का, या डायलेशन हो चुका है, या इन्फेक्शन हुआ है वेजाइना में। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कैसे पता चलेगा कि सल्फिंजाइटिस हुआ है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे और वो कैसा, फॉल स्मेल, बहुत गंदा स्मेल करेगा। जो मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो एबनॉर्मल हो जाएंगी। ओवुलेशन के समय में पेन होगा, नौसिया, वोमिटिंग और डायरिया भी फील कर सकते हैं। यूरिनेशन में आपको प्रॉब्लम होगी, फीवर होगा और पेनफुल पीरियड होगा, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है, जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी से पता चल जाएगा, मेनली टेंडरनेस और स्वेलिंग से भी पता चलेगा। हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड, सल्पिंगोग्राफी करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे और म्यूकस स्वैब टेस्ट करवाएंगे। म्यूकस स्वैब टेस्ट में क्या होता है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज आता निकलता है ना, उसको हम एग्जामिन करने के लिए भेजते हैं और देखते हैं कि कौन सा टाइप का इन्फेक्शन है। अब ये मैनेजमेंट में आते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, एंटीबायोटिक। ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 85% होता है। पेन होता है इसलिए हम एनर्जेसिक देते हैं, बेड रेस्ट करने को कहते हैं। अगर कोई वुमेन इंट्रायूटेराइन डिवाइस फिट करवाई है तो उसको रिमूव करने कहते हैं एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट अगर डिले हो जाए सल्फिंजाइटिस का, जिसके कारण क्या हो सकता है, ब्लॉकेज, एडेशन, स्कार आ सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। इसलिए सल्फिंजाइटिस का ट्रीटमेंट समय पे बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज जो वुमेन होती है वो बांझ हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन कांट बी रिमूव सर्जिकली, अगर एक बार ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसको हम सर्जिकली रिमूव नहीं कर सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी नीडेड फॉर कंसेप्शन, और इसमें हमें कैसा फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस में क्या देखेंगे, तो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में आ चुका है पेल्विक से, जैसे कि पेल्विक पार्ट में, एब्डोमिनल पेन, ये सब। ट्यूब क्या हो गया है, एडेशन हो गया, ब्लॉकेज हो गया, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा या फैलोपियन ट्यूब में एब्सेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और फ्लूइड देंगे। ठीक है, सल्फिंजाइटिस समझ में आ गया। इसका कॉज क्या हुआ था, इसका कॉज हुआ था असेंडिंग इन्फेक्शन, ऊपर की ओर इन्फेक्शन जाना। ठीक है, ऊफोराइटिस। ऊफोराइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द ओवरी। और ओवरीज में इन्फ्लामेशन क्यों होगा, तो ये ऑलवेज सेकेंडरी होता है सल्फिंजाइटिस या पेरिटोनाइटिस का। कैसे, तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, तो ये इन्फेक्शन क्या होता है, जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है वो असेंडिंग होता है। यहाँ से पहले जाएगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से फिर वो ओवरी में जाएगा। तो ये सेकेंडरी कैसा होगा, पहले फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन आएगा तो सल्फिंजाइटिस, उसके बाद पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन आएगा तो पेरिटोनाइटिस, तो सेकेंडरी होता है सल्फिंजाइटिस या पेरिटोनाइटिस का भी है। वैसे ही जब एब्सेस भी होता है ना, पस भर जाता है, तो पहले फैलोपियन ट्यूब में होगा, फिर हमारा ये पेल्विक में होगा, उसका बाद ओवरी में होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर इसमें क्रोनिक और बायलेटरल ऊफोराइटिस देखने को मिला तो बाद में ये फाइब्रोसिस और इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। ठीक है, एक्यूट बैक्टीरिया ऊफोराइटिस के कारण क्या होता है, मेनली
फैलोपियन ट्यूब में जो पस फॉर्मेशन होता है या पस वाला इन्फ्लामेशन होता है वो स्प्रेड कर जाता है हमारे ओवरी में। ओवरी में जाने के बाद ये क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस है ये क्या करेंगे, मेनली जो सरफेस लेयर होता है ओवरी का वहाँ पर ये इन्वेशन करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वहाँ पर अधेयर करने लगेंगे और उसके कारण इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहाँ पर होता है। ठीक है, तो अगर एक्यूट यूफोराइटिस कहें तो एक्यूट यूफोराइटिस में मेनली रिजॉल्व अपने आप हो जाएगा, लेकिन जो ओवरी है उसके ऊपर कुछ स्कार टिश्यू छोड़ के जाएंगे। तो मेनली जो भी ओवरी में होता है ना वो अकेले ओवरी के साथ नहीं होता है, सल्पिंगो के साथ भी होता है, या इसलिए इसको ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना ये कंटिन्यू होता है हमारा सल्पिंजाइटिस के साथ। ठीक है, अब आते हैं मायोमेट्रियोसिस। आपको पता है यूट्रस में 3 वाल होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम में अगर ये इन्फ्लामेशन ये देखने को मिलेगा तो उसको हम कहते हैं मायोमेट्रियाइटिस, जो भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में देखने को मिलता है। पारामेट्रियाइटिस, इसमें हमारा सिर्फ यूट्रस ही नहीं, इस ब्रोड लिगामेंट, यूट्राइन सेरोसा ये सब भी इन्वॉल्व रहता है। कौन कौन सा, तो इसको पेल्विक सेलुलाइटिस भी कहते हैं। जो पारामेट्रियाटिस है ना इसको पेल्विक सेलुलाइटिस भी कहते हैं। इन्फ्लामेशन इन द पारामेट्रियम, मतलब यूट्रस के चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाना, ये भी एक फॉर्म होता है किसका, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का। और पेल्विक पेरिटोनियम आप जानते हैं वहाँ पे पेल्विक पेरिटोनियम भी प्रेजेंट होता है, अगर वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक टर्म है सल्पिंजाइटिस, ये मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और कॉमन कंपोनेंट कहलाता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का, क्योंकि इसी के द्वारा बाकी जगह पे इन्फेक्शन बढ़ता है। ठीक है, इसलिए अगर लॉन्ग टर्म पीआईडी होया हुआ है तो उसके कारण ट्यूबर का जो आर्किटेक्चर है उसमें डिस्ट्रक्शन होगा इन्फेक्शन के कारण। एक्यूट सल्पिंजाइटिस और जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है ये लगभग एक्यूट इन्फेक्शन में सेम नेमिंग करता है, मतलब दोनों का क्लिनिकल करैक्टर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा एक्यूट के लिए। अब इसमें कह रहा है ना जो पीआईडी है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है उसमें 99% जो चांस होता है, क्या 99% जो चांस होता है बैक्टीरिया फ्लोरा का, और वो वेजाइना या सर्विक्स का होता है। मतलब कि वेजाइना और सर्विक्स से ये मेनली ऊपर की ओर असेंडिंग इन्फेक्शन के थ्रू फैलोपियन ट्यूब को अफेक्ट करते हैं। ये जो असेंडिंग इन्फेक्शन है ये म्यूकोसा सरफेस के साथ साथ होता है। बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जो मेनली ज़्यादातर अफेक्ट करता है एंडोमेट्रियम को या फैलोपियन ट्यूब को। बाद में फिर अगर और ज़्यादा हो गया तो ये फैलोपियन ट्यूब से बाहर जाके ओवरी और नियर बाई पेरिटोनियम को भी अफेक्ट करेगा, और रेयरली लेकिन करता है बाद में ये अजेंस सॉफ्ट टिश्यू, ब्रोड लिगामेंट और पेल्विक ब्लड वेसल को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, लेस देन 1% केसेस में जो एक्यूट पीआईडी है वो रिजल्ट करता है ट्रांसपेरिटोनियल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल। इसका क्या मतलब हुआ कि 1% चांस में अगर एक्यूट पीआईडी हुआ तो स्प्रे जो होता है ना उसके चांसेस बहुत ही कम होंगे। ठीक है, ये जो हेमेटोजेनस और लिम्फेटिक स्प्रेड होता है तो द ट्यूब और ओवरी, ये अनदर पॉसिबिलिटी से हो सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि पीआईडी से ही हो। अब कह रहा है ना ये जो पोलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है ये मिक्सचर होता है एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया का, इसलिए कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन कहलाता है। इसमें मोर देन 20 स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो जब कल्चर करते हैं तो, और ये डायरेक्ट ट्यूबर एस्पिरेशन के कारण होता है। ठीक है, अब इसका जब एपिडर्मियोलॉजी की बात कीजिएगा तो जो एक्यूट पीआईडी है वो 1 से 2% ऑल यंग में होता है, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में होता है। एज कितना है तो 16 से 25 साल।
85% इन्फेक्शन जो होता है वो अपने आप होता है सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में। और 15% कहाँ से आता है? तो 15% जो इन्फेक्शन है वो सर्वाइकल म्यूकस बैरियर के टूट जाने के कारण या वेजाइनल फ्लोरा के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि इंडोमेट्रियल बायोप्सी हो गया हो, क्यूरेटे हो गया हो, इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन हो, या हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी हो, या हिस्टेरोस्कोपी हो, तो ये सब के कारण 15% चांसेस होते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा बोलेगा कि इन्फेक्शन के चांसेस किस में है, तो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में। ठीक है, मेनली जो बैक्टीरिया वैगिनोसिस जिस वुमेन को होया हुआ रहता है उनमें भी पीआईडी के चांसेस होते हैं। तो पीआईडी के चांसेस में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? जी वैगिनालिस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकी, प्रीवोटिला। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो गोनोरिया नहीं होगा, क्लैमीडिया होगा। क्या? क्लैमीडिया। लेकिन अगर यही पूछे कि वर्जिन में कौन, ये जो क्लैमीडिया है ये सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में मोस्ट कॉमन कॉज होगा। लेकिन अगर वर्जिन, क्योंकि वर्जिन में तो सेक्सुअली वाले ये बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, तो वर्जिन है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस। और अगर बोले पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो है ई कोलाई। ठीक है, और भी जो ये हमारा पीआईडी है ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में क्यों एसोसिएटेड होता है? जो ई कोलाई के कारण होता है, तो जेनाइटल मैलिग्नेंसी के कारण, डायबिटीज़ के कारण, इंटेस्टाइनल डिजीज जैसे कि डायवर्टिकुलेटिस, एपेंडिसाइटिस या कार्सिनोमा के कारण। ठीक है, ये ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कभी कभी इनफर्टिलिटी भी कॉज होता है। तो इटियोलॉजी, तो अभी बताया इटियोलॉजी 30% होता है ट्राइकोमैटिस के कारण और 15% होता है एनगोनेरिया के कारण। सेक्सुअली एक्टिव में ज़्यादातर ट्राइकोमैटिस के कारण ही देखा जाता है। ठीक है, ये जो ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है ये एक पोली माइक्रोबियल डिजीज है, मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स के कारण होता है। इसमें अप्रॉक्स 30% जो होता है ना वो एक्यूट सर्विटाइटिस सेकेंडरी टू क्लैमिडिया के कारण होता है। ठीक है, 15% क्यों होता है? एनगोनेरिया के कारण होता है। सी ट्रैकोमैटिस जो है वो इंट्रासेलुलर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल पैथोजन है, तो इसलिए तो बोले कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में ज़्यादातर क्लैमिडिया के कारण पीआईडी होते हैं। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा हो सकता है? तो अदर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया जो 50% केसेज में देखा जाता है। एनारोबिक में कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरियोट्स स्पेसीज, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस या पेप्टोकोकस। ठीक है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में नन हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, कोगुलेज निगेटिव स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, इसके अलावा तो बैक्टीरिया वैगिनोसिस एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, यूरिया प्लाज्मा यूरेटिकम और एम जेनिटैलियम, ये सब अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो एसोसिएटेड होते हैं। अब कुछ स्टडी में पता चला है ना कि जो अपर ट्रैक क्लैमिडियल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा कर देता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को। जिनमें क्लैमिडियल इन्फेक्शन नहीं है उनके अनुपात में जिनको क्लैमिडियल इन्फेक्शन है उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस 3 से 6% ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब एक स्टडी में पता चला है कि वुमेन जिसको एंटीबॉडी है किसके अगेंस्ट में, तो क्लैमिडियल हीट शॉक प्रोटीन के अगेंस्ट में, उनमें ज़्यादा सीवियर ट्यूबियर स्कारिंग होने का दर है। और क्या? तो फिट्स हुक कुर्टिस सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जो लीवर डायफ्राम है ना उसमें एडहेशन हो जाता है जो इंडिकेट करता है प्रायर पेरिटोनाइटिस का। ठीक है, यही जिस वुमेन को एनगोनेरिया होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। अगर कुछ दिन तक ट्रीट नहीं किया जाए तब भी ये फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगा।
उसके बाद मंथ और ईयर के बाद ही इसका इनिशियल कोलोनाइजेशन स्टार्ट होता है अपर जेनाइटल ट्रैक में। तो ये टाइप ऑफ एजेंट, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, निसेरिया गोनेरिया या माइकोप्लाज्मा होमिनिस। अगर एरोबिक है तो ये, एनारोबिक है तो ये ऊपर से डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या देख रहा है, ये लेप्रोस्कोपिक व्यू है पाउच ऑफ डॉगलस का, जिसमें पस आ गया है एक्यूट पीआईडी में। देखिए यहाँ पर पस जैसा दिख रहा है। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है, तो एज ऑफ द फर्स्ट इंटरकोर्स। और रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, मार्टियल स्टेटस, नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, लैक ऑफ कंट्रासेप्शन। और वुमेन जो वेजाइनल डॉच यूज करती है, वेजाइनल डॉच यूज करने का क्या मतलब है, साबुन या किसी सोप से अपने वेजाइना को वॉश करना, तो उन लोगों में ज़्यादा पीआईडी के चांसेस होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 25% वुमेन जिनमें एक्यूट पीआईडी होया हुआ है, उनमें बाद में भी एक्यूट ट्यूबल इन्फेक्शन हो सकता है। आज कैसे, तो देखिए, फीमेल से मेल में गया, फीमेल से वापस फीमेल में आया, अनट्रीटेड मेल पार्टनर, या इसका इथियोजेनिक एक्यूट पीआईडी, मतलब कि इसका जो कॉज है वो अननोन है, जेनेटिक वेरिएशन के कारण क्लैमिडियल हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में ऐसा डॉक्यूमेंटेड है कि एक बार जब पीआईडी पहले आ चुका है तो ये डिफिनिट रिस्क हो जाता है किसके लिए, कि फ्यूचर में इस डिजीज का अटैक आएगा। या तो इट्रोजेनिक एक्यूट पीआईडी, ये एक ट्रांस सर्वाइकल पेनिट्रेशन ऑफ द सर्विकल म्यूकस बैरियर के कारण होता है। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट से हम यूज कर रहे हैं तो उसके कारण पीआईडी हुआ है, जो अभी ऊपर में बताया थे। अननोन कॉज, जेनेटिक वेरिएशन, कुछ में जो होता है, जैसे कि क्लैमिडिया में, क्लैमिडिया जो है उसमें हीट शॉक प्रोटीन आ गया हो, जिसके कारण ट्यूबर स्कार देखने को मिल सकता है। ये सब तो जेनेटिक वेरिएशन के कारण भी होते हैं। साइन और सिम्टम क्या होंगे, तो पेल्विक पेन, फीवर, डिस्यूरिया, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, मेनोरिया, ये सब देखने को मिलता है। अगर इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने का है तो लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट पेल्विक इन्फेक्शन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, टॉर्सन ऑफ एडिनेक्सल मासेज, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, इंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, इसमें क्लासिक ट्रायाड होता है, याद रखिएगा इसके क्लासिक ट्रायाड को, जिसको 70% केसेस में देखा गया। फीवर आएगा, ESR रेट देखना होगा, एडिनेक्सल टेंडरनेस देखना होगा। एडिनेक्सल टेंडरनेस कहने का क्या मतलब है, तो जब हम ये बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो जब यूट्राइन इस सब को टच होता है तो या मोशन करते हैं तो उस समय वो पेन होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम ट्रायाड देखेंगे, फीवर, एलिवेटेड ESR और एडिनेक्सल टेंडरनेस। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, तो पेल्विक या लोअर एब्डोमिनल पेन, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, यूटेराइन टेंडरनेस। ठीक है, जो न्यूली ऑनसेट लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक पेन जो होता है ना, वो मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम होता है और ये यूजुअली 7 दिन से कम तक रहता है। 75% केसेस में इंडो सर्विकल इन्फेक्शन या कोइजिक्टेंट पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। 40% केसेस में एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, उसके साथ या तो स्पॉटिंग या मेनोहेर्जिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पेन परसिस्ट करे लॉन्गर देन 3 वीक तो ये फिर एक्यूट पीआईडी नहीं रहता है। ठीक है, इसका लेट सिम्टम क्या है, इसका लेट सिम्टम नोजिया और वोमिटिंग है। ठीक है, और ये जो सिम्टम आता है एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन का, ये सेकेंडरी टू एनगोनेरिया जो होगा वो जल्दी आएगा। इसमें पेल्विक पेन जो बिगिन होगा कुछ ही दिन में हो जाएगा आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मेनिस्ट्रुअल पीरियड। लेकिन यही जब एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन सी ट्रैकोमैटिस के कारण हुआ है तो इसमें क्या होता है, स्लो ऑनसेट होगा, लेस पेन होगा और लेस फीवर होगा। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब 50% वुमेन में ट्यूबल डैमेज कभी एक्सपीरियंस नहीं करती है। ठीक है, 5 से 10% में क्या होता है, पेरी हेपेटिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसको हम फिट्स हुक
कोर्टिस सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, प्रोराइटिस पेन, टेंडरनेस इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। जब लीवर को पल्पेट करेंगे तो राइट अपर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस होगा। पेन रेडिएट कर जाएगा शोल्डर में, नेक में, ठीक है। लीवर ट्रांसएमिनेज लेवल एलिवेटेड रहेगा। उसके बाद ट्रांसपेरिटोनियम में वेस्कुलर डिसेमिनेशन इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होता है, पेरीहेपेटिक इन्फ्लामेशन होता है। जब हम लेप्रोस्कोपी परफॉर्म करेंगे तो लीवर कैप्सूल जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन रहेगा और उसमें क्लासिक वायलिन स्ट्रिंग एडेशन देखने को मिलता है पेराइटल पेरिटोनियम में, डायफ्राम के नीचे। देखिए इस तरह का एडेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्लासिक वायलिन स्ट्रिंग साइन ही क्या है, मेलिफिस होम कोर्टिस का साइन है और जो बताता है कि पीआईडी होया हुआ है, ठीक है। अगर कोई पूछे हॉलमार्क क्या होता है एक्यूट पीआईडी का, तो लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक टेंडरनेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। इल डिफाइंड एडिनेक्सल फुलनेस क्या होगा, तो इसमें मेलिडीमा, इन्फ्लामेटरी एडेशन देखने को मिलेगा। कभी कभी एब्सेस भी देखने को मिलता है। जो एड्रीनल थ्रू एडिनेक्सल एब्सेस होता है वो अप्रॉक्स 10% लोगों में देखने को मिलता है एक्यूट पीआईडी वाले लोगों में, ठीक है। अब चलिए इसका क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इसमें 3 तरह का क्राइटेरिया होता है, मिनिमम क्राइटेरिया, डिफिनिट क्राइटेरिया, 2 तरह का क्राइटेरिया होता है, एक तो मिनिमम क्राइटेरिया, एक डिफिनिट क्राइटेरिया, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया में क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो सर्विकल मोशन टेंडरनेस, एडिनेक्सल टेंडरनेस, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस किया जाता है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, एडिशनल क्राइटेरिया करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, फीवर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, म्यूकोपुरुलेंट सर्विसाइटिस, ल्यूकोसाइटोसिस, सर्विकल डिस्चार्ज पॉजिटिव फॉर क्लैमिडिया या गोनेरिया, ठीक है। तो म्यूको जो पुरुलेंट बोले उसको एबनॉर्मल सर्विकल या वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अबंडेंट WBC देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोपी में। ESR बढ़ा हुआ रहेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा। लेबोरेटरी में मेनली सर्विकल इन्फेक्शन देखेंगे एनगोनेरिया या ट्रैकोमैटिस के कारण, ठीक है। अब जब डिफिनिट क्राइटेरिया करेंगे तो इसमें जब हम इसका USG करेंगे तो उसमें ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस दिखेगा। क्या ट्यूबो ओवेरियन मास दिखाई देगा, इंडोमेट्रियाटिस वो देखेंगे। जब हम इंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे तो लैप्रोस्कोपिक एविडेंस में क्या दिखेंगे, तो पेशेंट जो मेनली पीआईडी होता है वो इनफर्टिलिटी उनमें देखने को मिलता है। तो हम जब हिस्टोपैथोलॉजिकल एविडेंस किए तो इंडोमेट्रियासिस मिला, कब, तो इंडोमेट्रियल बायोप्सी से। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या MRI किए तो थिक फ्लूइड फिल्ड ट्यूब देखा, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किए तो उसमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिला। इनिशियल ट्रीटमेंट, अगर मिनिमम क्राइटेरिया मिला तो हमें एम्पिरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए पीआईडी का। अगर कोई और भी कॉज नहीं पता चला, सिर्फ यही तीनों कॉज पता चला, तो भी हमें एम्पिरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए मेनली सेक्सुअली एक्टिव यंग वुमेन में, ठीक है। और जिनमें डिफिनिट क्राइटेरिया मिला है उनमें इनिशियल ट्रीटमेंट कर देना चाहिए बिफोर बैक्टीरियोलॉजिक डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में भेजने से पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ मेनली जो सेक्स पार्टनर हैं उनका भी चेकअप करवाना ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, लैप्रोस्कोपिक मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, याद रखिएगा मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है, लैप्रोस्कोपिक, ठीक है। इसमें और भी क्या एडिशनल एडवांटेज देखने को मिलेगा, तो ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर में भी हेल्प करता है, जैसे कि लाइसिस एडहेशन हो जाए उसको तोड़ने में, या एब्सेस हो जाए उसको ड्रेनेज करने में, या इरिगेशन करने में, ठीक है। अब जिस वुमेन में सेप्टिक शॉक, एक्यूट सर्जिकल एब्डोमेन या कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पोस्ट मेनोपॉजल का, उनमें मेनली लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटोमी स्ट्रांगली इंडिकेट होता है। सीवियरिटी ऑफ डिजीज बाय लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन,
तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में सिर्फ इरिथमा, इदीमा, कोई भी पस नहीं रहेंगे, ट्यूब फ्रीली मूव करेगा। मॉडरेट में पस देखने को मिलेगा, इरिथेमा और इदीमा तो रहेगा ही, ट्यूब फ्रीली मूव नहीं करेंगे। जो फिब्रिया स्ट्रोमा है वो पेटेंट नहीं रहेगा। सीवियर में पायोसल्पिंग्स और इन्फ्लामेटरी कॉम्प्लेक्स एब्सेस मिलेंगे। पायोसल्पिंग्स मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में पस देखने को मिलेंगे, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेंगे। सीवीसी एग्जामिनेशन करेंगे तो लेस देन 50% वुमेन में एक्यूट पीआईडी में डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हाइयर देन ये 10,000 सेल पर ml देखने को मिलता है। ESR 75% लोगों में मेनली एलिवेटेड देखने को मिलता है, कितना 15 mm पर आवर से ज़्यादा। 53% वुमेन में पेल्विक पेन देखने को मिलेगा और उसमें एलिवेटेड ESR रहेंगे। ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इंडोमेट्रियल बायोप्सी भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड भी हेल्पफुल होता है इसमें। और इसमें क्या फाइंड करते हैं, डायलेटेड या फ्लूइड फील्ड, ट्यूब, फ्री पेरिटोनियल फ्लूइड, एडिनेक्सल मासेज, ये सब देखते हैं। ठीक है। जब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे तो उसका इमेज ये है एक्यूट सल्पिंजाइटिस के साथ। ठीक है। ये है जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इमेज है एक्यूट सल्पिंजाइटिस का। सेंटर ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है डायलेटेड और फ्लूइड फील्ड ट्यूब का। ठीक है। ये सोनोग्राफी की इमेज है, क्रॉस सेक्शन डायलेटेड और फ्लूइड फील्ड फैलोपियन ट्यूब का। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम वुमेन जो आई है उसमें ये देखेंगे कि क्रोनिक पेल्विक पेन है कि नहीं है, डिस्यूरिया है कि नहीं है। अगर कोई वुमेन आई उसको क्रोनिक पेल्विक पेन है, डिस्यूरिया है, लेकिन कोई फीवर, वोमिटिंग और डायरिया नहीं है, तो सबसे पहले हम उसका फिजिकल एग्जामिन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में यूट्रस नॉर्मल साइज का आया लेकिन टेंडरनेस है, टेंडरनेस वेजाइनल फॉर्निक्स में है, लेकिन कोई भी एडिनेक्सल मासेज नहीं दिख रहे हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ओपीडी के बेसिस पे करेंगे। पार्टनर ट्रीटमेंट के लिए भी कहेंगे, उस समय कोई भी सेक्स या कोई भी अल्कोहल लेना बंद कर देंगे। तो हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सेफ्ट्रियाजोन 250 mg इंट्रामैस्कुलर सिंगल डोज, उसके साथ कैप डॉक्सोसाइक्लिन 100 mg बीद फॉर 14 डेज, या उसके साथ कभी कभी मेट्रोनिडाजोल 500 mg बीद फॉर 14 डेज ले सकते हैं। ठीक है। अगर वुमेन कोई आए जिसको एक्यूट सीवियर पेल्विक पेन है, डिस्यूरिया है, फीवर है, डायरिया है, सीवियर वोमिटिंग है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस है, यूट्रस का नॉर्मल साइज है लेकिन टेंडरनेस है, वेजाइनल फॉर्निक्स में भी टेंडरनेस है, उसके बाद जो एडिनेक्सल मास भी मिल रहा है और वो भी टेंडरनेस है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उसका ट्रीटमेंट हम इन पेशेंट की तरह करेंगे। सेफोक्सिटीन देते हैं, क्या सेफोक्सिटीन देंगे 2 mg IV 6 आवर्स पे। उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरल और IV देंगे तो 12 आवर्स पे। ठीक है। उसके साथ मेट्रोनिडाजोल 500 mg IV 12 आवर्स पे दिया जाता है। इसको 24 से 48 आवर्स तक इवालुएट किया जाता है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है। और जो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसमें USG का इवालुएशन ज़रूरी होता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं की इशू क्या है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इंडिकेशन क्या होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, तो अगर पेल्विक एब्सेस रहे, सस्पेक्टेड पेल्विक एब्सेस, या क्लिनिकली सीवियर डिजीज रहे, या जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट रहे, या ओरल ट्रीटमेंट उस पर असर नहीं कर रहा है, तो उसका इंडिकेशन होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। पेशेंट को एडुकेट करना ज़रूरी है, सेक्सुअल पार्टनर का ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और
केयरफुल फॉलोअप। दो इम्पोर्टेंट गोल होता है मेडिकल थेरेपी का। पहला तो सिम्टम का रिजोल्यूशन करना, दूसरा ट्यूबर फंक्शन को प्रिजर्व करना। ठीक है। CDC रिकमेंडेशन के अनुसार जो एम्बुलेंट्री मैनेजमेंट है उसमें हम सेफ्ट्रियाजोन, ये पहले ही बता दिए, ये वाला देते हैं। ठीक है। और अगर हॉस्पिटलाइजिंग पेशेंट है तो उसमें हम सर्जिकल इमरजेंसी देखते हैं। अगर अपेंडिसाइटिस है कि नहीं ये सब देखते हैं। पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं, ओरल एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी का रिस्पांस नहीं कर रही है, उसके बाद वो फॉलोअप करने में सक्षम नहीं है, उसमें सीवियर इलनेस है, टीबो ओवेरियन एब्सेस है, तो उसमें क्या होगा, उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना ज़रूरी है। इन पेशेंट में हम मेनली ये ड्रग्स देते हैं जो पहले ही बता दिए थे। उसके बाद इसको भी बाता हुआ रहता है। इन पेरेंटल अगर मान लीजिए कि ए फ़ायदा नहीं किया, फिर हम ये बी देंगे। ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव में क्या दिया जाता है, तो एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब ड्रग दिया जाता है। ये पिक्चर है बायलेटरल ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस का। मेनली ये जो है वो 23 ईयर ओल्ड वुमेन का है। पायो क्या है, सेल्पिंग्स, उसका ये पिक्चर है। ये राइट ट्यूब जो है, राइट ट्यूब इसमें क्या है, इनलार्ज 50 ml क्रीमिंग पस है, जिसके कारण ट्यूबर वॉल क्या हो गया है, ठीक हो गया है। यह हाइड्रोसेल्पिंग्स है। इसमें क्या हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में पानी भरा हुआ है जिसके कारण डायलेशन हो गया है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो CDC के अनुसार सेफ्ट्रियाजोन देते हैं इंट्रामस्कुलरी, और उसके साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं। प्रीफर्ड चॉइस क्या रहता है, एजिथ्रोमाइसिन या एमोक्सिसिलिन। ठीक है। किसके लिए, तो ट्रीटमेंट ऑफ क्लैमिडियल ट्रैकोमैटिक इन्फेक्शन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। अल्टरनेटिव में हम इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट, इरिथ्रोमाइसिन बेस, इरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट दे सकते हैं। 7 दिन के लिए इतना डोज रहेगा, 14 दिन के लिए ये डोज रहेगा। ठीक है। अब आते हैं जो अपर जेनाइटल ट्रैक है उसका जो इन्फेक्शन है वो है एक्टिनोमाइसिन इन्फेक्शन के कारण भी होता है। ये एक रेयर कॉज होता है अपर जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन का। जो एक्टिनोमाइसिन इसराई है ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज फाउंड होता है। ये ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये जो एयर इसराली है इसमें ये मेनली जब हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन या कल्चर करेंगे तो ये ट्यूबो ओवेरियन ऑप्सिस के साथ दिखेगा। ये भी पाथ होता है पोरी माइक्रोबियल इन्फेक्शन का। मोस्ट केसेस जो होते हैं वो क्रोनिकली देखने को मिलते हैं। एवरेज है 8 साल। ठीक है। इसमें एसोसिएटेड इसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं, तो फीवर, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सर्विकल स्मीयर। ये सब एंटीबायोटिक थेरेपी को प्रमोट नहीं करते हैं या इंट्रायूट्राइन डिवाइस के रिमूवर को। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या दिखेगा, तो इसमें क्रोनिक मेट्रियोसिस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ फॉल स्मेल आएंगे, बाय द स्प्रेड एडहेशन होगा, इंडोरेशन होगा और फाइब्रोसिस होंगे। डायग्नोसिस तो पहले ही बताए थे, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस के साथ साथ क्लासिकल सल्फर ग्रैन्यूल्स ऑब्जर्व होंगे। हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव फिलामेंट दिखेंगे। ट्रीटमेंट पेनिसिलिन, डॉक्सीसिलिन और फ्लोरोक्विनोन देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज होता है क्रोनिक PID का, इनफर्टिलिटी का। ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस हम कहें तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ये मोस्ट कॉमन कॉज किसका होता है, तो ये वर्जिन वुमेन का, जो वर्जिन है उनमें अगर PID हुआ है तो ये मोस्ट कॉमन कॉज उनमें हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस का। देखिए लिखा हुआ भी है। 90% किन में होता है, प्री मेनोपॉजल वुमेन में, 10% पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलता है। तो ये किसके कारण होता है, तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या मायोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा होता है। प्राइमरी साइट क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है तो प्राइमरी साइट लंग ही होगा। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, उसके बाद बैक्टीरिया स्प्रेड करता है,
कली मतलब कि ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड करता है। ये इन्फेक्शन कहाँ चला जाता है? ओविडक्ट में चला जाता है। जो इसका प्राइमरी या प्रोडोमिनेंट साइट होता है पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस का, मतलब कि पहले तो लंग में होगा, लंग में ज़्यादा हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस तो वो ब्लड के थ्रू चला जाएगा हमारा ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि ये प्राइमरी साइट होता है पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, इसमें बेसिलाई स्प्रेड कर जाता है बाद में एंडोमेट्रियम में, और लेस कॉमनली ही ओवरी तक ये स्प्रेड करता है। डेवलपिंग कंट्री में जो वुमेन पास्चुरेशन नहीं करती है उनमें बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, ये स्प्रेड कैसे करता है? तो या तो लिम्फेटिक या हेमेटोजीनस डिसेमिनेशन के द्वारा, या मतलब कि या तो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा नहीं तो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, क्लिनिकल साइन इसका क्या है? तो इनफर्टिलिटी, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये दोनों इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वुमेन क्या होती है? सिम्टोमेटिक होती है, माइल्ड या मॉडरेट क्रोनिक एब्डोमिनल या पेल्विक पेन देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ एसिम्टोमेटिक भी होती है। ठीक है, 50% केसेज में पेल्विक एग्जामिनेशन नॉर्मल देखते हैं, बट बाकी पेशेंट में माइल्ड एडिनेक्सल टेंडरनेस, बाइलेटरल एडिनेक्सल मासेज देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ एडिनेक्सा में स्कारिंग और फिक्सेशन भी देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये चला गया ओविडक्ट में, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्यूबरकुलस सल्पिंजाइटिस। ठीक है, तो पता कैसे चलता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलस सल्पिंजाइटिस होया हुआ है? तो किसी को PID होया हुआ है, ठीक है, उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर भी वो उस पर असर नहीं कर रहा है, तब हमें ऐसे डाउट होता है कि ट्यूबरकुलोसिस सल्पिंजाइटिस होया हुआ है, क्योंकि वो एक्यूट बैक्टीरियल PID के कन्वेंशनल एंटीबायोटिक थेरेपी पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तब हम क्या करेंगे? ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव हो गया मतलब क्या है? ट्यूबरकुलस सल्पिंजाइटिस है। उसके साथ साथ कुछ वुमेन में हम परमोली ट्यूबरकुलोसिस देखते हैं चेस्ट रेडियोग्राफिक फिल्म में, लेकिन कुछ में नहीं भी देखते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी से करेंगे। ठीक है, इसमें फाइंडिंग क्या होगा? तो क्लासिक जांच सेल ग्रैनुलोमास, सीसियस नेक्रोसिस, ठीक है, जो कंफर्म करता है डायग्नोसिस को। ये 3 वुमेन में से 2 वुमेन को जो ट्यूबरस सल्पिंजाइटिस होया हुआ है उसमें हम ये ट्यूबरस एंडोमेट्रियाटिस भी देखते हैं। डायग्नोसिस में हम लेप्रोटोमी या सिलियोटोमी करेंगे। इसमें देखेंगे कि जो ओविडक्ट है वो इन्वर्टेड हो गया है, जिसके कारण टोबैको पॉच अपीयरेंस हो रहा है। जो पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस है वो इजीली डायग्नोसिस नहीं होता है जब तक कि हम लेप्रोटोमी या सिलियोटोमी नहीं करते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। और भी हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? तो चेस्ट रेडियोग्राफी की एग्जामिनेशन, IV पाइलोग्राफी, सीरियल गैस्ट्रिक वॉशिंग या यूट्राइन कल्चर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, यूट्राइन कल्चर 10% वुमेन में पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस शो करता है। ठीक है, ये ट्यूबरस सल्पिंजाइटिस है, इसका पिक्चर इस तरह से दिखेगा। जो हमारा लैंगरहैंस-ज़ियान सेल ग्लाइकोमा दिखेंगे इसमें। ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इनिशियल थेरेपी में हम क्या करते हैं? जिसमें न्यूरी डायग्नोसिस होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसमें हम 5 ड्रग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसमें CDC के द्वारा रिकमेंडेड ड्रग स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अब उसके बाद हम क्या करते हैं? 3 ड्रग वाला देते हैं। अगर 3 ड्रग से सही नहीं होता है तो फिर हम 5 ड्रग रेगिमेन स्टार्ट करते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन का। ठीक है, ऑपरेटिंग थेरेपी किस में यूज करते हैं? जिस वुमेन को परसिस्टेंट पेल्विक मास है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, 40 साल से ओल्डर है, या इंडोमेट्रियल कल्चर पॉजिटिव हो रहा है, उसमें हम ऑपरेटिव कल्चर करते हैं। ठीक है, मेनली जो मेजर सिक्वेले देखा गया है पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस में वो है इनफर्टिलिटी। ठीक है, जो मेनली ए वुमेन विल बिकम प्रेग्नेंट आफ्टर मेडिकल थेरेपी। अगर मेडिकल थेरेपी करें तो वो वुमेन बाद में प्रेग्नेंट हो सकती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।